ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिद्धांत फाइनली आदित्य की कंडीशन समझ गया था और अब समीरा को यहाँ से लेकर जाना चाहता था। लेकिन अब समीरा बिना किसी खबर के यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। समीरा, बाकी बातें बाद में करते हैं, अभी चलते हैं यहाँ से। सिद्धांत ने इस बार जोर से समीरा का हाथ पकड़ा और घर से बाहर लेकर आया। वो जानता था कि अगर वो कुछ देर और यहाँ रुके तो समीरा का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। बाहर निकलने के बाद अपनी कार के पास आकर सिद्धांत ने समीरा का हाथ छोड़ा। सिद्धांत, क्या कर रहे हो? इनफ समीरा, अभी हुआ नहीं है क्या तुम्हारा? सिद्धांत भी अब खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में बोल गया। समीरा ने भी उसे गुस्से से देखा और चिल्लाते हुए जवाब दिया, तुम मुझे ऐसे बाहर क्यों लेकर आए हो? हाँ, तुम्हें तो कुछ बताना है नहीं। मैं जब से आई हूँ तुमसे पूछ रही हूँ, पर एक तो तुम बता नहीं रहे और मुझे कुछ करने भी नहीं दे रहे हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हाँ? अब वो भी समझ चुकी थी सिद्धांत अपना मुंह नहीं खोलेगा, इसलिए आदित्य ही है जो उसे सब बता सकता है। यहाँ नेहा बीच के कुछ देर के लिए अकेली बैठी हुई थी। ठंडी हवाएं उसकी जुल्फों को जिस तरह से उड़ा रही थी, उस एहसास का आनंद लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ देर के बाद उसके कानों में पीहू की आवाज आई। बड़ी, आपको पता है वहाँ कौन आया है? नेहा ने अपनी आंखें एकदम से खोली और पूछा। कौन? वही आली आंटी जो हमें उस दिन होटल में मिली थी, पीहू ने बताया। समीरा का जिक्र सुनकर नेहा भी एक पल के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन उसने ऐसा सो किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। वो तो क्या हुआ? बड़ी, आपको वो आंटी थोड़ी अजीब नहीं लगती क्या? हर समय डैड को देखकर हंसती रहती हैं। डैड उसके ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाएंगे क्या? उसने बड़ी मासूमियत से अपने दिल का डर नेहा से शेयर कर दिया था। उसकी लाइफ में नेहा और आदित्य की जगह सबसे खास थी और वो किसी भी रूप में उसका अटेंशन डिवाइड होता हुआ नहीं देखना चाहती थी। उसने समीरा को एक दोस्त के लिहाज से देखते हुए ये बात कही थी, लेकिन नेहा इस कहानी का दूसरा पहलू भी साफ साफ देख पा रही थी। वो जानती थी कि समीरा आदित्य को पसंद करती है, इसलिए उसने मिलने उसे देखने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। लेकिन अपने मन में चल रही इन बातों पर वो खुद भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। हाँ, वो आंटी पहले से आपके डैड की दोस्त हैं। वो तो अपने दोस्त से मिलेंगी ना? आप भी तो अपने दोस्त से मिलकर खुश होती। ऐसे ही वो आंटी भी होती हैं। उसने पीहू को समझा दिया था। उसके बीच हो रही ये बात सुनकर मरियम को डर था कि नेहा कहीं आदित्य और समीरा के रिश्ते को गलत न समझ ले। आखिरकार परिवार का सदस्य होने के नाते उनका फर्ज बनता था कि वो इस तरह की किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ने न दे। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। समीरा, आदित्य और सिद्धांत बचपन के दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, मरियम ने कहा। उनके इस बात को सुनकर नेहा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मुझे पता है आंटी। पीहू के वहां से जाते ही मरियम ने नेहा से कहा, बचपन से तीनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। जैसे जैसे समीरा बड़ी हुई, वो हर वक्त आदित्य के साथ रहना चाहती थी, उसके आगे पीछे नाचती रहती थी। लेकिन आदित्य ने उसे हमेशा अपनी बहन की नजरों से देखा है। वो सब कुछ बताकर यही साबित करना चाहती थी कि आदित्य कैरेक्टर से कितना क्लीन है, ताकि उसके और नेहा के बीच कोई दिक्कत न आए। अरे आंटी, चिल, मैं तो इतना सोच भी नहीं रही। ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। आप तो... नेहा ने मुस्कुरा के उसके सामने केतली से चाय निकालकर रख दी थी। आप कितने समझदार हैं। जितना मैं आपको जान रही हूँ, उतनी ही बार मेरा ये कहने का मन करता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके क्या खूब परवरिश की है। मरियम ने कहा।
उसे अभी तक नेहा के घर की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन नेहा को जानकर उसे यकीन था कि उसका परिवार बड़ा अच्छा होगा। उनके ये बात सुनकर नेहा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट न करते हुए बस सर हिला दिया था। यहाँ त्रिपाठी हाउस में आज आलम कुछ अलग था। कनिका सिसकियां लेकर बस रोई जा रही थी। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और सांसें तेज थी। बहुत पूछने के बाद जब उसने मंजू और दिनेश को वजह बताई थी तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था। क्या शादी पोस्टपोन करनी है क्या? कनिका की कांपती हुई आवाज को सुनकर मंजू ने कहा। इस बात का क्या मतलब है? ऐसे कैसे शादी पोस्टपोन करेंगे? पर क्यों? दिनेश और मंजू के मन में कई सवाल थे, लेकिन कनिका उनका जवाब देने की बजाय सिर्फ रोए जा रही थी। अरे पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। मंजू ने कनिका को संभालते हुए बड़ी चिंता में पूछा। ऐसे कैसे वो शादी पोस्टपोन कर सकते हैं? दिनेश कुछ बोलो ना। मंजू ने कनिका को गले लगाते हुए दिनेश से कहा। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो अपने पति दिनेश की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन दिनेश बिल्कुल शांत बैठा था। अपने परिवार के साथ ये सब होता देख वो गुस्से से भर चुका था, लेकिन उसके पास कनिका को संभालने के लिए शब्द नहीं थे। उसे पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। संजय के फैमिली रिप्यूटेशन वाले लोग हैं। हमारे बिजनेस को लॉस में जाता हुआ देखकर वो हमारे साथ रिश्ता जोड़ने से पीछे हट रहे हैं। मेरी संजय से बात हुई थी, वो भी अपने मॉम डैड के आगे मजबूर है, कनिका ने रोते हुए बताया। उनका कहना है कि एक हमारे स्टैंडर्ड्स उनसे मैच नहीं होते, इसलिए उन्हें सोचना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए। मॉम कुछ करो, डैड प्लीज कुछ कीजिए। मैं संजय को नहीं खो सकती, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। हमारी सगाई हो चुकी है और मैं उसे तोड़ नहीं सकती। प्लीज कुछ कीजिए ना, कनिका ने बिलखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मंजू की आंखों में गुस्सा लिए दिनेश को देखे जा रही थी। सबको पता था कि खुरानाज अपने रिपुटेशन के कितने पक्के थे। पहले भी उन्होंने दिनेश के साथ रिश्ता इसलिए जोड़ा था क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, 4 लोगों में उसका नाम था। लेकिन अहलुवालिया डील से हाथ धोने के बाद उसके बिजनेस की बैंड बज चुकी थी। अहलुवालिया ने खुद को इन्वेस्टमेंट से हाथ खींचा ही, बल्कि दूसरों को भी दिनेश में बिजनेस में हाथ नहीं डालने दिया। नतीजा ये हुआ कि अब दिनेश के बिजनेस की नैया डूबने की कगार पर थी। चुप हो जाओ, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मंजू ने कनिका को संभालते हुए दिनेश को देखा और फिर कहा, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं? हमारी बेटी की शादी टूट रही है और तुम चुपचाप बैठे हो। दिनेश को लग रहा था कि सबकी नजर वो और उसका बिजनेस ही इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार थे। उसने सारे दांव पेच खेलकर देख लिए थे, लेकिन उसके हाथ कोई इन्वेस्टर नहीं आया था। प्लीज आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी एक कमेंट से मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रोत्साहन मिलती है, सो आप लोग कमेंट और लाइक जरूर करें। इतने बड़े फेलर को वो प्रोसेस कर ही नहीं पाया था कि अब ये नई मुसीबत आ गई थी। उसे पता था कि सारे ताने उसी को पड़ेंगे, इसलिए वो वहां से बिना कुछ कहे ही उठकर चला गया। उसे यूं जाता देख मंजू ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये सब कुछ नेहा की वजह से हुआ है। इतने सालों तक पालने पोसने का ये नतीजा दिया है उस लड़की ने। अगर वो चुपचाप तेरे पापा की बात मान जाती तो आज खुद भी अहलुवालिया के साथ खुश होती और हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा होता। फिर खुरानाज की रिप्यूटेशन पर आंच नहीं आती और तू भी खुश रहती। लेकिन ये सब हुआ तो नहीं ना। कितना समझाया था मैंने आप लोगों को कि कुछ भी करके दीदी को रोक लो, उसे मना लो, लेकिन आप लोग इतना भी नहीं कर पाए। उसकी वजह से, अगर सिर्फ उसकी वजह से मेरा संजय मुझसे दूर हो गया ना, तो मॉम देखना, कनिका ने गुस्से में कहा।
इतना उल्टा सीधा मत सोच, कुछ नहीं होगा। उस लड़की की किस्मत ने अभी तक बहुत साथ दिया है उसका, इसलिए वो इतना सब कुछ करके भी चैन से रह रही है, मंजू ने कहा। नहीं, सिर्फ किस्मत नहीं, कुछ तो और है जो उसका साथ दे रहा है। कनिका ने अपने आंसुओं को पोंछकर स्कूल में हुए एक्सीडेंट को याद करते हुए कहा। क्या मतलब? मंजू ने पूछा। उस दिन स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो दीदी अकेले तो नहीं कर सकती थी। आई एम 100% श्योर कि कोई तो है जो उसकी हेल्प कर रहा है, उसे बैकिंग दे रहा है। नहीं तो आप ही बताओ, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रह रही है? कौन हो सकता है उसके साथ? कनिका ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बच्चे की माँ को कौन सहारा देगा? बेचारे मिस्टर अहलूवालिया ही थे जो उसे अपनाना चाहते थे और उसने उन्हें भी मौका नहीं दिया, मंजू ने कहा। जो भी हो, मुझे नहीं पता वो किसी के साथ हो या अकेले, मुझे सिर्फ संजय चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कनिका ने कहा और गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई थी। लेकिन मंजू के दिमाग में चिंगारी लग चुकी थी और अब वो इसे आग में तब्दील किए बिना चैन से बैठने वाली नहीं थी। यहाँ दिनेश ने अपनी कंपनी को हर तरफ से माप तौल के देख लिया था, लेकिन उसे वहाँ से कोई होप दिखाई नहीं दे रही थी। रात में जब वो अपने कमरे में आया तो मंजू उसका इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि वो दिनेश से गुस्से में नहीं बल्कि सिर्फ प्यार से बात मनवा सकती थी। वो बिस्तर के दूसरी तरफ बैठे दिनेश के पास गई और उसकी छाती पर अपना सिर रखते हुए कहा, दिनेश, हमारी बेटी मुसीबत में है, उसकी शादी टूट रही है, हमें कुछ करना पड़ेगा, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। दिनेश खुद भी इस बात से परेशान था, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। खुरानाज ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने सालों से जानते हैं हम एक दूसरे को, अच्छे संबंध थे हमारे। अगर हमारा बुरा वक्त आ भी गया तो क्या वो पिछला सब कुछ भूल जाएंगे क्या? दिनेश ने दुखी होकर कहा। वही तो, ये बात तो मेरे दिमाग में भी खटक रही है, लेकिन हमारी बेटी की खुशी संजय के साथ है और हमें कुछ भी करके उसके रिश्ते को बचाना होगा। खुरानाज अपने रिपुटेशन के बहुत पक्के हैं। अगर हम लेट हो गए तो कनिका के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी, मंजू ने कहा। और खुरानाज नाम जब तक हमारे साथ जुड़ा है, हमारी भी 4 लोगों के बीच इज्जत है। अगर कल को वो हमारे साथ नहीं हुए तो हमारी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। कुछ सोचो दिनेश, उसने भारी आवाज के साथ कहा। तुम्हें क्या लगता है, मैंने कोशिश नहीं की क्या? अरे, हर तरह से ट्राई कर लिया, कितने इन्वेस्टर से जाकर मिला मैं, कोई हमारे बिजनेस में हाथ डालने को तैयार ही नहीं है, दिनेश ने इस बार चिढ़ते हुए जवाब दिया। वो खुद भी अपनी नाकामी से इतना थक चुका था कि अब उसका गुस्सा खुद पर निकल रहा था। मंजू ने उसकी ओर ध्यान से देखा और उसके हाथ को पकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था शायद वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने झट से गर्म लोहे पर वार करते हुए कहा, तुम इतने होपलेस नहीं हो सकते। ये मत भूलो कि नेहा अब भी है। जाकर उससे बात करो एक बार, उसे बताओ कि हम कितनी मुसीबत में हैं, शायद वो हमारी मदद करे। मंजू इस मौके पर भी नेहा का फायदा उठाने से पीछे नहीं हट रही थी। उसके परिवार में परेशानी चाहे जो भी हो, उसकी जिम्मेदारी और उसका हल उन लोगों को नेहा में ही नजर आता था। नेहा का नाम सुनते ही दिनेश ने अपना हाथ मंजू के हाथ से छुड़ा लिया और गुस्से में कहा, कभी नहीं, उस लड़की का तो नाम भी मत लो। मर गई है वो हमारे लिए, उसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे, उसे मदद करनी होती तो वो कब की मेरी बात मान गई होती। मिस्टर अहलूवालिया ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया होता और उसका नाम भी नहीं सुनना है मुझे। दिनेश, जज्बाती होकर ये मत भूलो कि उसे हम ही लोगों ने इतना बड़ा किया है। आज वो जो कुछ भी है हम लोगों की वजह से है और इस नाते हमारा हक बनता है उससे ये उम्मीद करने की कि वो भी हमारे एहसानों का बदला चुकाए।
कनिका और संजय के बीच का रिश्ता अब त्रिपाठी परिवार की वजह से दांव पर लगा हुआ था। बहुत कोशिश करने के बाद भी दिनेश अपनी कंपनी को डूबने से बचा नहीं पा रहा था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मंजू ने उसे नेहा से मदद लेने की सलाह दे दी थी। फिर चाहे घी सीधी उंगली से निकले या टेढ़ी, उसकी बात को एक आखिरी उम्मीद की तरह मानकर दिनेश एक बार फिर अपनी ही बेटी के खिलाफ जाल बिछाने की तैयारी में लग गया था। कुछ दिनों के आराम के बाद नेहा आज फाइनली ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। मरियम ने तो अब भी उसे रोककर कुछ दिन आराम करने के लिए कहा, लेकिन अब नेहा और घर पर रुकने वाली नहीं थी। यहाँ रोहन के शो की शूटिंग कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली थी। उसके फॉलोअर्स का नंबर मिलियंस में हो चुका था और उन्हें और भी ज्यादा अपडेट रखने के लिए नेहा टाइम टू टाइम उसके शॉर्ट वीडियोज डालती रहती थी। वो अपने केबिन में बैठकर किसी काम में व्यस्त थी कि तभी एक अननोन नंबर से उसे कॉल आया। हेलो, हु इज दिस? नेहा ने फोन उठाते ही पूछा। हाय रूहान इज साइड, रूहान मलिक। मैं आपकी ड्रेस वापस करने आया था और आपके ऑफिस के बाहर हूँ, दूसरी ओर से आवाज आई। ये सुनकर नेहा अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। उसके ठीक सामने रोहन और सारा बैठे हुए थे, इसलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन रूहान खुद उसकी ड्रेस लेकर उसके ऑफिस तक आ गया था। ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। बट वाई? आई मीन, आप असिस्टेंट के हाथों भिजवा देते, आप खुद क्यों परेशान हुए इतना? नेहा ने कहा। अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आकर रिसीव कर लेती हूँ, नेहा ने कहा। वो जानती थी कि रूहान एक जाना माना चेहरा था। अगर ऐसे में वो ऑफिस के अंदर आकर उससे मिलेगा तो लोगों के मन में 10 तरह के सवाल आएंगे। नेहा उस कंडीशन को बिल्कुल भी पैदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बाहर जा रही थी अपनी ड्रेस लेने के लिए। लेकिन वो वहां से निकलती कि उससे पहले ही रूहान ने कह दिया, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अंदर आ चुका हूँ, मैं पर्सनली आपको आपका पार्सल दे देता हूँ। उसके इतना कहते ही नेहा के केबिन का दरवाजा खुला जहाँ रूहान खड़ा था। उसे देखकर नेहा हैरान हो गई थी। उसने अपना फोन रखा और मन ही मन सोचने लगी, सीरियसली इतना बड़ा सेलिब्रिटी ड्रेस देने खुद आया है, पर हाउ इज दैट पॉसिबल? वो सोच ही रही थी कि शायद उसे लोग देखते ही पहचान लेंगे, लेकिन रूहान भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने ऐसी कैप लगा रखी थी जिसे ऑलमोस्ट उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। आप यहाँ? और ये कैप? हाँ, मतलब आपने लोगों से छुपने का भी इंतजाम कर लिया था? नेहा ने रूहान से फॉर्मली हाथ मिलाते हुए उसे बैठने के लिए कहा। करना पड़ता है मैडम, सेलिब्रिटीज की लाइफ, यू नो। रूहान ने भी हंसते हुए जवाब दिया और नेहा का पार्सल उसके टेबल पर रख दिया था। उतनी देर में रूहान को करीब से देखकर सारा और रोहन दोनों ही उसे पहचान चुके थे। उन्हें खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए बार बार पलकें झपकाकर कभी वह उसे देखते तो कभी एक दूसरे को। आप? सारा के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि नेहा ने उसकी आंखों की चमक देखकर उसे इशारे से ही रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि ये बात इस केबिन से बाहर ऑफिस में फैले। उसने धीरे से अपना फोन उठाया और सारा और रोहन को मैसेज कर दिया। हाँ, जैसा तुम लोग सोच रहे हो, ये रूहान ही है, इनसे मिलो लेकिन आराम से। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चों को समझा रही हो कि गेस्ट के सामने कैसा बिहेव करना है, पर वो जानती थी कि सेलिब्रिटीज का क्रेज फैन के बीच क्या होता है। मैसेज पढ़कर जब सारा ने अपने एक्साइटमेंट को संभाल लिया, तब नेहा ने रूहान से उन दोनों को मिलवा दिया। रूहान सर, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपके सारे शोज देखे हैं एंड आई जस्ट लव योर कैरेक्टर। आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे क्या? सारा ने पूछकर पेन और पेपर उसके आगे कर दिया था। रूहान अपने फैंस के साथ बड़े ही प्यार और इज्जत के साथ पेश आता था।
उसने भी सारा से मुस्कुराते हुए अंदाज में बात की और उसे ऑटोग्राफ दे दिया। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, रोहन ने रूहान को ग्रीट करते हुए कहा। यू आर ये रॉक स्टार बड़ी, तुमसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, तुम्हारे फैंस बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। यू जस्ट वर्क हार्ड। रूहान ने अपने शब्दों से रोहन का हौसला अफजाई किया। एक सीनियर से ये सब कुछ सुनना रोहन के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन तीनों से कुछ देर बात करने के बाद रूहान फिर से अपनी कैप पहनकर वहां से निकल गया। उसे नेहा के केबिन से निकलते हुए रॉबिन और आरिफ ने देख लिया था। कैप की वजह से उसका चेहरा पहचान में तो नहीं आ रहा था, लेकिन रॉबिन को वो कहीं तो देखा देखा सा लग रहा था। लेकिन कुछ देर तक याद न आने के कारण उसने सोचना ही छोड़ दिया और रूहान की ट्रिक सच में काम कर गई। उसके जाने के बाद सारा ने अपनी एक्साइटमेंट और कंट्रोल नहीं हुई और उसने नेहा से पूछ लिया, मैम एक बात बताइए, वो सच में रूहान सर ही थे ना? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं उनसे मिल ली आज। आपको नहीं पता मैम, मैं उनकी कितनी बड़ी फैन हूँ और वो कितने कूल हैं। जैसे वो टीवी में दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही असली में भी। वैसे आप लोग मिले कहाँ और वो यहाँ क्या लेकर आए थे? सारा के मन में खुशी इतनी जोर से उछाल मार रही थी कि वो चुप ही नहीं हो रही थी। नेहा को लग रहा था कि उसने ठीक ही पहचाना था सारा को। वो सच में एक बच्ची ही थी। सारा कम डाउन। हाँ, वो रूहान सर ही थे और वो कुछ काम से आए थे यहाँ। मिल ली तुम, खुश हो? अब थोड़ी शांति रखो और वापस काम पर लग जाओ, नेहा ने उसे समझाया। सारा ने खुद को शांत करके नेहा की बातों पर सर हिला दिया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी रूहान का चेहरा और उसका ऑटोग्राफ ही घूम रहा था। शाम को जब नेहा काम खत्म करके अपने घर लौटी तो देर हो चुकी थी। उसने आसपास देखा तो डिनर टेबल पर बस पीहू और मरियम ही बैठे थे। वो पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें जाने अनजाने में आदित्य को ढूंढ रही थी। उसे पता था कि वो अभी तक रोज घर आ जाता था, फिर आज क्यों नहीं? उसकी तलाश करती हुई आंखों को देखकर मरियम ने बताया, वो एक्चुअली सर और मैडम वापस आ चुके हैं। वो हमारे आउट हाउस में रहते हैं, तो आज उन्होंने आदित्य को खाने पर बुलाया है, तो आदित्य बाबा वहीं गए हैं। नेहा ने ये सुना तो सोच में पड़ गई। सर और मैडम मतलब आदित्य के मॉम और डैड यानी राजीव और निर्मला सिंघानिया शहर में वापस आ चुके थे और वो यहाँ नहीं बल्कि अपने एक आउट हाउस में रहते हैं। जिस तरह से आदित्य को अकेले रहना पसंद था, नेहा को ये जरा भी अजीब नहीं लग रहा था कि वो अपने पेरेंट्स से अलग रहता था। लेकिन आज वो उनके साथ खाना खाने गया था। ये सुनकर नेहा के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या उन्हें आदित्य पीहू और मेरे बारे में बताएगा क्या? कैसे रिएक्ट करेंगे वो लोग? उन्हें कहीं और से पता तो नहीं चल गया? आई जस्ट होप वहाँ सब ठीक हो। सिंघानियाज का आउट हाउस भी किसी बिला से कम नहीं था। अपने बेटे को पूरा स्पेस देने के लिए राजीव और निर्मला ने यहाँ अपनी अलग दुनिया बसा रखी थी। अलग रहने के बाद भी उसके मन में जरा भी दूरी नहीं थी। उन्हें मरियम पर पूरा भरोसा था कि वो आदित्य का अच्छे से ख्याल रखती होगी। आज यहाँ डिनर पर सिर्फ आदित्य ही नहीं बल्कि समीरा और सिद्धांत भी आए हुए थे। समीरा ने निर्मला से मिलने के लिए ये प्लान बहुत पहले से बना रखा था। डिनर टेबल पर सब एक साथ खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद आना हुआ तुम लोगों का यहाँ, है ना? सिद्धांत तो यहाँ होकर भी नजर नहीं आता। वेरी बिजी मैन ही इज, निर्मला ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले कैसे भागे भागे चले आते थे तुम दोनों, और अब देखो सालों में दर्शन होते हैं। अरे आंटी, हम भी क्या करें, काम ही कुछ ऐसा है। लेकिन हमें आपकी बड़ी याद आती है, इसलिए तो आज हम चले आए हैं। सिद्धांत ने हंसकर जवाब दिया और फिर आदित्य की तरफ देखने लगा। हमेशा की तरह आज भी आदित्य को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो चुपचाप शांति से बैठकर अपना खाना खाए जा रहा था। तो समीरा,
क्या प्लान है इस बार का? कब तक हो यहाँ? निर्मला ने पूछा। आंटी, अब तो वापस जाने का कोई प्लान नहीं है। मैंने सोचा है कि अब अपना ही बिजनेस देखूंगी। डैड की हेल्प भी हो जाएगी, समीरा ने जवाब दिया। अरे वाह, साउंड्स ग्रेट। योर डैड विल फील प्राउड ऑफ यू। निर्मला और राजीव दोनों ही उसके डिसीजन से खुश थे, लेकिन समीरा, जो वो खुशी आदित्य से चाहिए थी, वो अब भी उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। हाँ, पर मुझे इस फील्ड में ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो मैंने सोचा है कि मैं आदित्य की हेल्प लूंगी। आखिरकार बिजनेस किंग है ये, मेरी मदद तो कर ही सकता है। हाँ, समीरा इस मजाक के जरिए आदित्य का भी अटेंशन लेना चाहती थी, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। अरे क्यों नहीं करेगा? आदित्य हैज मास्टर्ड बिजनेस स्किल्स, निर्मला ने गर्व से कहा। खाने के बाद राजीव ने आदित्य को चेस खेलने के लिए बुला लिया, जहां सिद्धांत ने भी उसे ज्वाइन कर लिया। और इस वक्त लिविंग रूम में समीरा और निर्मला एक साथ बैठे थे। इधर उधर की सारी बातें करने के बाद समीरा फाइनली अब वो कहना चाहती थी जो वो कहने यहाँ आई हुई थी। नेहा और पीहू को देखकर उसके मन में जो तूफान चल रहा था, उसे आखिरकार वो यहाँ हल्का करके अपने सवाल ढूंढना चाहती थी। तो आंटी, आप आजकल सिंघानिया मेंशन नहीं जाते हैं क्या? समीरा ने बड़ी कैजुअली पूछा। हाँ, काफी समय हो गया। काफी समय पहले गए थे हम वहाँ। फिर उसके बाद मैं और राजीव काम के सिलसिले में बाहर चले गए और आज ही लौटे हैं। कभी हम बाहर रहते हैं तो कभी आदित्य। साथ वक्त बिताने के लिए बड़े कम मौके मिलते हैं हमें, निर्मला ने कहा। कई बार इस बिजी लाइफ में उसे फैमिली टाइम की कमी खलने लगती थी, लेकिन एम्बिशन को समझने और सपोर्ट करने में वो पीछे नहीं हटती थी। हाँ, मैं गई थी आंटी कुछ दिन पहले। वहाँ मैं एक लड़की से मिली। मैंने सुना है कि वो आप लोगों की कोई रिश्तेदार है। कौन है वो वैसे? मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा, समीरा ने पूछा। लड़की के बारे में सुनकर निर्मला की नजरें उसी पर ठहर गई। पहले तो उसे ये बात अजीब लग रही थी कि समीरा को ये सब क्यों जानना था, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग उसके लिए ये सुनना था कि आदित्य के घर में कोई लड़की रह रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, लड़की? क्या वो भी वहाँ? पर कौन है? और आदित्य ने कुछ बताया क्यों नहीं? मरियम का भी फोन नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? आंटी, आप कुछ सोच रही हैं क्या? समीरा ने निर्मला की चुप्पी देखकर पूछा। अरे नहीं, मुझे तो इस बारे में नहीं पता है, पर कोई नहीं, हो सकता है कोई रिलेटिव हो। हमारी फैमिली भी तो कितनी बड़ी है। निर्मला ने हंसकर समीरा के सवाल को उसके सामने ही टाल दिया था। वो किसी और के सामने अपने बेटे को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहती थी। उसके लिए सच जानना जरूरी था, लेकिन अपने तरीके से, क्योंकि ये उसका निजी मामला था। समीरा को समझ नहीं आ रहा था कि आंटी इतनी शांति से कैसी बैठी थी। उसने सोचा था कि वो आदित्य से सवाल करेंगे, जिसके बाद उसे भी सच का पता चलेगा, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही निकला। वो कुछ और पूछना चाहती थी कि तभी उसने आदित्य और सिद्धांत को सामने से आते हुए देखा। तीनों उठकर जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, निर्मला ने आदित्य से कहा, बेटा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। आज आए हो तो यहीं रुक जाओ ना। इसके बाद सिर्फ निर्मला नहीं, बल्कि समीरा भी आदित्य के जवाब का वेट कर रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि क्या वो अपना घर छोड़कर यहाँ आंटी अंकल के साथ रुकेगा क्या। समीरा का आदित्य के घर आने का मकसद सिर्फ निर्मला से मिलना भर नहीं था, बल्कि आदित्य के बारे में पता लगाना भी था। नेहा के बारे में हिंट देने के बाद भी उसे निर्मला से वो रिएक्शन नहीं मिला जिसकी उसने उम्मीद की थी। पर अब वो ये जानना चाहती थी कि आदित्य अपना घर छोड़कर यहाँ रुकेगा या नहीं। नहीं मॉम, मुझे घर जाना होगा, कुछ काम है जो खत्म करना है, आदित्य ने कहा।
जिसे सुनते ही समीरा के मन में एक बार फिर से आग सी लग गई थी। ऐसा क्या है उस घर में जो ये एक दिन भी यहाँ नहीं रुकना चाहता? उस लड़की के साथ रहने का इतना भी क्या शौक है इसे? वो मन ही मन सोच रही थी। निर्मला के मन में भी ये बात बहुत खटक रही थी, लेकिन सबके सामने वो ज्यादा कुछ पूछना नहीं चाहती थी। थोड़ी ही देर में तीनों वहां से निकल गए, लेकिन निर्मला के दिमाग में समीरा की बातें ठहर गई थी। वहीं दरवाजे पर खड़े होकर उसे कुछ सोचते हुए देखकर वो राजीव ने पूछ ही लिया, एवरीथिंग इज ओके? व्हाट हैपेंड? तुम इतनी लॉस्ट क्यों लग रही हो? उसकी आवाज सुनकर निर्मला ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए एकदम से कहा, अरे नहीं नहीं, सब ठीक है। मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोचने लगती हूँ, निर्मला ने कहा। हाँ, आदित्य को लेकर परेशान हो क्या? तुम्हें तो पता है ना कि वो कैसा है। हमेशा उसे अपनी स्पेस, अपना काम सबसे प्यारा है। वो बाकी बच्चों से अलग है निर्मला, और तुम और मैं ये बात नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? राजीव ने कहा। उसे लग रहा था कि आदित्य के यहाँ न रुकने से शायद निर्मला को बुरा लग गया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। हाँ चलो अंदर चलते हैं। निर्मला ने गहरी सांस लेते हुए राजीव का हाथ पकड़ा और अंदर आ गई। बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आदित्य के घर में कौन सी लड़की रह रही थी और कब से। क्या वो इसलिए घर जाना चाहता था? एक तरफ तो वो इन सवालों से उसे बड़ा परेशान कर रखा था, लेकिन दूसरी ही तरफ उसे एक पॉजिटिव पहलू भी नजर आ रहा था। इतने वक्त से वो आदित्य की शादी के पीछे पड़ी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि आदित्य को अब और अकेला न रहना पड़े। उसे किसी ऐसी लड़की का साथ मिल जाए जिसके साथ वो खुल के अपने दिल की बात कर सके, और ये कितना पॉसिबल है ये तभी पता चलने वाला था जब वो उस लड़की से मिले जो समीरा के अनुसार आदित्य के घर पर थी। जब तक आदित्य घर पहुंचा काफी देर हो चुकी थी और सभी लोग सो चुके थे। अगले दिन सुबह जब नेहा पीहू के साथ नीचे आई तो उसे सिर्फ मरियम आंटी दिखाई दी। अमूमन आदित्य भी इस वक्त यही मिलता था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मरियम ने उसे बता दिया। आदित्य को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की तैयारी के लिए जल्दी ऑफिस जाना पड़ा। उसने कहा है कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं। क्या? उसने मुझे बताने के लिए कहा? पर क्यों? स्ट्रेंथ? नेहा ने मन ही मन सोचा। उसे लगा कल रात से उसकी आदित्य से मुलाकात नहीं हुई थी, शायद इसीलिए उसे बताना जरूरी समझा होगा। ब्रेकफास्ट के बाद मरियम ने कहा, पीहू की फिक्र मत करिए, मैं उसे छोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं भी जल्दी ऑफिस निकल रही हूँ, तो मैं इसे ड्रॉप करते हुए चली जाऊंगी। आप आराम करिए, नेहा ने कहा और पीहू का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ चलने लगी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा उसी तरफ खुला और उसने देखा कि सामने से मिसेज सिंघानिया यानी आदित्य की मॉम निर्मला अंदर आ रही थी। नेहा की आंखें उन्हें सामने देखकर फटी की फटी रह गई थी, लेकिन उससे भी बड़ा शौक निर्मला को लगा था। उसने नहीं सोचा था कि जो लड़की यहाँ रह रही थी वो कोई और नहीं बल्कि नेहा हो सकती है। तुम यहाँ? निर्मला ने अंदर आते ही नेहा को देखकर कहा। उनका चौंकता हुआ चेहरा देखकर नेहा को साफ दिख रहा था कि उनके मन में न जाने कितने सवाल थे। उसी दौरान मरियम ने निर्मला की आवाज सुन ली थी और वो भागते हुए दरवाजे के पास आई। मैडम, यू आर बैक, प्लीज कम। मरियम के वार्म वेलकम को मुस्कुराते हुए निर्मला ने एक्सेप्ट किया और अंदर की तरफ चलने लगी। फुल स्लीव ब्लाउज के साथ कॉटन की साड़ी में निर्मला का ग्रेस और एलिगेंस कुछ अलग ही लग रहा था। उनका कॉन्फिडेंस और ऑरा पूरी तरह से आदित्य में झलकता था। कोई भी उन्हें देखकर कह सकता था कि वो एक बिलियनियर की सक्सेसफुल मॉम है। पीहू ने उन्हें देखते ही झट से पहचान लिया। 2 दिन जिस तरह से निर्मला ने उसका ख्याल रखा था, वो छवि पीहू के दिमाग में अब भी जिंदा थी। ग्रैंड माँ कहते हुए पीहू भागते हुए आकर निर्मला के गले लग गई।
निर्मला ने भी उसे प्यार से पकड़ लिया, लेकिन उसकी शक भरी नजरें अब भी नेहा के ऊपर थी। वो एक बच्ची को तो हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन नेहा से उसे कई सवाल करने थे। मरियम और पीहू को किसी बहाने से अंदर भेजने के बाद निर्मला ने पूछा, तुम तो मुंबई जाने वाली थी ना? हाँ, जाने वाली थी। इनफैक्ट निकल भी गई थी, लेकिन मेरे ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, नेहा ने बताया। वो ज्यादा इस मामले में डिटेलिंग नहीं करना चाहती थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? I mean, कैसे? निर्मला ने पूछा। उसका सवाल बहुत ही क्लियर था। पहले क्या हो चुका है उन सब से उसे कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ आज उसके बेटे की लाइफ में क्या हो रहा है वो जानना था। एक के बाद एक सवाल सुनकर नेहा घबरा सी गई। जब से वो यहाँ आई थी तब से उसके मन में ये डर था कि आदित्य की फैमिली को वो क्या जवाब देगी, लेकिन ये डर इस तरह से उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा ये उसने नहीं सोचा था। वो एक्चुअली मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही थी और मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी, इसलिए आदित्य ने मेरी हेल्प की और हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ रख लिया। नेहा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि आदित्य इस मामले को कैसे हैंडल करने वाला था। वो इस शादी के बारे में किसी को बताने वाला था या नहीं, इसलिए नेहा को ये कहकर बात संभालनी पड़ी। अच्छा ठीक है फिर तो, निर्मला ने सर हिलाते हुए कहा। वो समझ चुकी थी कि जिस तरह का शौक उसे लगा था ठीक वैसा ही समीरों को लगा होगा। जब उसने नेहा को यहाँ देखा उसके मन में अब भी ढेरों सवाल थे, लेकिन उन सब का जवाब सिर्फ आदित्य के पास था। उसे नेहा और पीहू के साथ पर्सनली कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उनके बेटे की लाइफ में क्या चल रहा था ये जानने का हक चाहिए था उन्हें। निर्मला ने पीहू के बाहर आते ही उसे गले लगाया और उठाकर कहा, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। अरे पर आप इतने दिनों के बाद आई हैं, खाना तो साथ खाइए मैडम, मरियम ने कहा। आज नहीं मरियम, फिर कभी। आदित्य का ख्याल रखना, मैं चलती हूँ, कहकर निर्मला वहां से चली गई। भले ही उसने कुछ कहा नहीं था, नेहा ने उनके चेहरे पर निराशा के भाव को अच्छे से देखा था। उसे मन ही मन आदित्य के लिए डर लग रहा था। वो जानती थी कि ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। आदित्य ने हमें बताया भी नहीं कि वो यहाँ इन्हें लेकर आया है। हाउ कुड ही? क्या सोचकर उसने ये डिसीजन लिया? अगर हेल्प ही करनी थी तो कहीं और रख लेते हम, इतने सारे घर हैं। व्हाई हिज प्लेस ओनली? नहीं, मुझे उससे ही पूछना पड़ेगा। निर्मला ने यह सोचते हुए अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठकर ड्राइवर से कहा, ड्राइवर आदित्य के ऑफिस ले लो। यहाँ थोड़ी देर के बाद आदित्य के केबिन में मयंक ने आकर कहा, सर योर मदर इज हियर। वो कह रही हैं आपसे कुछ जरूरी बात करनी है उन्हें। अचानक से ये सुनकर आदित्य हैरान हो गया। इस तरह से उसके वर्क प्लेस में आकर उसके मॉम डैड उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे, तो फिर आज क्या हो गया था? वो मयंक से कहकर उन्हें अंदर बुलाने ही वाला था कि उससे पहले निर्मला अंदर ही आ गई। मॉम? मयंक के वहां से बाहर जाते ही आदित्य ने पूछा, मॉम आप इस तरह से यहाँ क्या कर रही हैं और आप वापस कब आए? बैठने के लिए नहीं कहेगा क्या? कुछ बात करनी है तुमसे, निर्मला ने बड़े सीरियस तरीके से कहा। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या थी। बैठिए, बताइए क्या हुआ है मॉम? उसने पूछा। मैं जो कुछ भी पूछूंगी तुमसे सच सच बताना। आई डोंट वांट एनी लाइज, निर्मला ने कहा। उसकी सीरियसनेस देखकर तो अब आदित्य को भी अजीब लगने लगा था। क्या हो गया मॉम, बोलो भी, उसने कहा। तुम्हारे घर पर वो लड़की नेहा क्या कर रही है? निर्मला ने पूछा। ये सवाल सुनकर आदित्य सुन पड़ गया था। उसने नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी इस सवाल का सामना करना पड़ेगा। आपको कैसे पता मॉम? आदित्य ने कहा। वो अंदर ही अंदर समझ गया था कि ये सब समीरा का किया धरा है। उस दिन उसके घर आने के बाद उसने कल रात के डिनर का प्लान किया, जिसमें उसने उसकी मॉम को नेहा और पीहू के बारे में बताया होगा।
समीरा, क्या? उसने पूछा। किसने मुझसे क्या कहा, क्या बताया, ये सब छोड़ो। आंसर मी। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उन्हें अपने घर में क्यों रखा है? निर्मला ने फिर एक बार पूछा। मॉम, दिस इज माई बिजनेस। मेरे खुद के कुछ प्लान्स हैं, आप उसकी फिक्र छोड़ दीजिए, आदित्य ने बड़े ठंडे अंदाज में जवाब दिया। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके इस अंदाज ने निर्मला को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया था। हमेशा से उसे अपने बेटे के इग्नोरेंट बिहेवियर की आदत थी, लेकिन आज उसे ये बर्दाश्त नहीं था। आदित्य, तुम पसंद करते हो उसे? डू यू लाइक दैट गर्ल? निर्मला ने पूछा। मॉम, यार जो भी है मेरा प्रॉब्लम है, आप इसमें मत पड़िए, मैं देख लूंगा मॉम, आदित्य ने जवाब दिया। इस बार निर्मला कुर्सी से उठ खड़ी हुई और उसने गुस्से में कहा, राइट, अगर फीलिंग्स है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये याद रखना कि तुम कहाँ बैठे हो। यू आर आदित्य सिंघानियाज। लोगों की नजर है तुम पर। तुम्हारा ये एटीट्यूड हमने हमेशा बर्दाश्त किया है, लेकिन आज नहीं। माना कि हमें लगा था कि वो बच्ची शायद तुम्हारी है, इसलिए हमने कुछ पलों के लिए उसे अपना भी लिया था, लेकिन बिना किसी रिश्ते के हम उन्हें नहीं अपना सकते। ये बात ध्यान में रखना तुम। मैं कितना भी पसंद क्यों न करूं उन्हें, दे कैन नॉट बी आवर फैमिली, कीप दैट इन माइंड। हर माँ की तरह उसने भी अपने बेटे के लिए कुछ सपने सजाए थे। उनकी नजर में आदित्य दुनिया का सबसे हैंडसम और सक्सेसफुल लड़का था, और उसके लिए उन्होंने वैसी ही लड़की की कल्पना कर रखी थी, नेहा कितने भी काबिल क्यों न हो। उनकी नजर में उनके बेटे आदित्य के लिए वो कभी भी कैपेबल नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसकी एक 5 साल की बेटी थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी गलत डिसीजन की वजह से उनकी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। आदित्य अपनी मॉम के कहे हर शब्द का मतलब अच्छे से समझ रहा था, लेकिन उनके मुंह से ये सुनकर उसे इरिटेशन महसूस हो रही थी, ये जानकर कि निर्मला नेहा को पसंद नहीं कर रही है। आदित्य को बड़ा झटका लगा था। जब उसने ये शादी की थी तब उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि शायद इस वक्त इस रिश्ते को उतनी अहमियत ही नहीं दी गई थी उसने। लेकिन आज नेहा के बारे में ये सब सुनकर उसे फर्क पड़ रहा था। ऑल राइट मॉम, एनफ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आदित्य ने गुस्से में कहा। आदित्य, सी योर टर्न। इस तरह से बात करोगे तुम मुझसे? निर्मला को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनका ही बेटा इस तरह की बात कर रहा है। तुम्हें कोई फर्क पड़ता है हम लोगों से? तुम्हें याद तो है ना हम लोग? तुम हम लोगों को अपना पेरेंट्स समझते भी हो या नहीं? हाँ? निर्मला इस बार भावुक हो गई थी। अपनी माँ के आंखों में आंसू देखकर आदित्य शांत हो गया और उसने धीरे से कहा, मॉम, मैं एडल्ट हूँ और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए प्लीज। जो भी होगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक माँ होने के नाते निर्मला अपना हक समझकर आदित्य के ऑफिस आ तो गई थी, लेकिन अभी भी उसे आदित्य और नेहा के बारे में कुछ खास पता नहीं चला था। उसकी नेहा को न अपनाने की बात अब आदित्य के मन में खटक रही थी, जिसके चलते उसकी टोन अवरुद्ध हो चुकी थी। मॉम, बहुत हो गया इस बारे में डिस्कशन, मेरे पास इससे भी जरूरी काम है, सो प्लीज लेट मी। आदित्य ने इतना कहकर फिर से अपनी फाइल हाथ में उठा ली। इनडायरेक्टली उसने निर्मला को यहाँ से जाने का इशारा कर दिया था। निर्मला ने गुस्से में भरी सांस लेते हुए कहा, आदित्य, दिस इज नॉट डन। तुम क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो, ये जानने का हमें पूरा हक है और तुम्हें हम लोगों को जवाब देना होगा। हर बार हम तुम्हें इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेने के लिए नहीं छोड़ सकते। इतना कहकर निर्मला वहां से निकल गई, लेकिन आदित्य ने फाइल से ऊपर उठकर उनकी तरफ नहीं देखा। उनके जाते ही उसने गहरी सांस लेते हुए पीछे कुर्सी पर सर टिका दिया और कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली।
आज से पहले उसके और निर्मला के बीच इतनी बहस कभी नहीं हुई थी। अपनी माँ की बातें आज उसके दिल में चुभ रही थी। शादी वाले दिन ही उसे अंदाजा था कि नेहा को एक्सेप्ट कर पाना उसकी फैमिली के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि इस बात से उसे भी फर्क पड़ सकता है। जब मयंक वापस अंदर आया तो उसने आदित्य को कहीं और ही खोया हुआ पाया। सर, ये हमारे नए कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है जो आपको आज की मीटिंग के लिए चाहिए था। आपको ये देखनी थी ना? बड़ी हिचकिचाहट के साथ उसने फाइल को आगे करते हुए कहा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आदित्य ने कहा। पर सर, आज की मीटिंग के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, मयंक ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं आज नहीं जा पाऊंगा उस मीटिंग में। एक काम करो, तुम उसे हैंडल कर लो और जरूरत पड़े तो मिस्टर भाटिया से डिस्कशन कर लेना। ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट। मुझे आज कुछ और काम है, आदित्य ने कहा। इतना सब कुछ होने के बाद साफ था कि उसका ध्यान अब कहीं और था। उसने अपना सामान उठाया और बाहर की तरफ चला गया। मयंक ने सर हिलाते हुए कह दिया और चुपचाप अपने बॉस को देखता रहा। उसने पहले कभी भी आदित्य को इतनी हड़बड़ाहट में घर भागते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब उसे भी आदित्य में कई बदलाव नजर आ रहे थे। आज आदित्य वक्त से पहले ही घर आ गया था। उसने आसपास देखकर नेहा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जैसे ही वो अपने स्टडी रूम में पहुंचा, उसने देखा कि नेहा रूम के बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि ऑफिस से लौटने के बाद सबसे पहले वो यहीं आता है। तुम यहाँ क्यों? आदित्य ने पूछा। आदित्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, नेहा ने घबरा कर पूछा। उसका चेहरा देखकर वो समझ गया था कि उसे क्या कहना था। इस रूम में आदित्य के इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज अलार्म कुछ अलग था। वो खुद दरवाजा खोल के अंदर आया और कहा, कम, आ जाओ। नेहा के कुछ कहने से पहले ही उसने पूछ लिया, मॉम आई थी तुमसे मिलने क्या? ये सुनकर नेहा थोड़ा चौंक गई। उसे समझ आ गया था कि उसका डर सही था। मिसेस सिंघानिया यहाँ से निकलकर जरूर आदित्य के पास गई होगी, तभी उसे ये बात पता है। हाँ, पर मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। मैं बस यही पूछना चाहती थी तुमसे कि तुमने अपनी फैमिली से क्या कहा है। तुम उन्हें सच बताओगे क्या? वो कैसे रिएक्ट करेंगे? नेहा ने चेहरे पर सिकन लिए पूछा। ये सवाल पहले दिन से उसके दिल में डर बने बैठे थे, जिनका अभी भी कोई जवाब था नहीं उसके पास। हाँ, ठीक है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं ये देख लूंगा ये सब, आदित्य ने कहा। पर कैसे? क्या बोलोगे? कुछ तो बताओ, नेहा ने परेशान होकर पूछा। उसे कुछ ही नहीं समझ आ रहा था कि आदित्य आखिर सोच क्या रहा था। यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तुम बस अपना काम करो, बाकी मैं देख लूंगा, आदित्य ने कहा। वो कहीं से भी नेहा को इन सारी दिक्कतों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, लेकिन मैं अब भी वही कह रही हूँ कि अगर तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। आई एम देयर, नेहा ने कहा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। आदित्य सिंघानिया अपनी प्रॉब्लम से डील करना जानता है, आदित्य ने बड़े गुरूर में कहा। हाँ हाँ, कभी तो इस एटीट्यूड का चोला उतार दिया करो। हर समय इसे पहन के घूमोगे तो थक जाओगे। मिस्टर सिंघानिया, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि तुमसे पूछने का। बाकी तुम्हारी मर्जी, नेहा ने आदित्य को घूर कर देखते हुए कहा और वहां से चली गई। आदित्य के दिल में एक अजीब सी चिढ़न थी, लेकिन वो खामोखा इस बहस को बढ़ाना नहीं चाहता था। दोनों जानते थे कि ये मैटर जितना सेंसिटिव था उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी, लेकिन उन दोनों के दिल में सबसे बड़ी चिंता पीहू को लेकर थी। वो नहीं चाहते थे कि जो डिसीजन उन लोगों ने पीहू के लिए लिया था उसकी वजह से उसी को परेशानी हो जाए।
देर रात तक इसी चिंता में नेहा सो नहीं पाई थी और अगले दिन उसकी नींद सुबह खुली नहीं। जब तक वो उठी तब तक पीहू स्कूल जा चुकी थी और आदित्य अपने ऑफिस जा चुका था। फ्रेश होकर जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि मरियम आंटी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। नेहा को आता देख उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप उठ गए? आप इतना गहरा सो रहे थे कि मुझे आपको उठाने का मन ही नहीं हुआ। मैंने पीहू को स्कूल भेज दिया है और लेने भी चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। थैंक यू आंटी, मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। सॉरी, नेहा ने कहा। उसे इस बात का गिल्ट होता था कि अब उसके कई काम मरियम कर दिया करती थी। व्हाट सॉरी? आप सब मेरे बच्चे हो और आपके लिए ये सब करना तो मेरा काम है। सिली चाइल्ड, चलो आओ ब्रेकफास्ट कर लो, मरियम ने नेहा के सर पर धीरे से थपली मारते हुए कहा। उनके बीच का रिश्ता दिन पर दिन अब और मजबूत होता जा रहा था। इतने सालों से जिस केयर की कमी थी नेहा की लाइफ में, अब वो फाइनली उसे नसीब होने लगी थी। आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और वो घर पर ही आंटी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। कुछ देर के बाद उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। वो आज किसी भी तरह के वर्क कॉल को इंटरटेन नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार फोन बजने के बाद उससे रहा नहीं गया और उसने फोन उठा लिया। हेलो, हाय नेहा, समीरा हियर, दूसरी तरफ से आवाज आई। नेहा ये आवाज सुनकर सुन्न हो गई। समीरा, क्या मुझसे क्या चाहती है और इसे मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? नेहा ने मन ही मन सोचा, लेकिन वो खुद को रिएक्ट करने से बड़ी मुश्किल रोक पाई थी। हाय, नेहा ने जवाब दिया। वेयर आर यू? मुझे तुमसे मिलना है, आज मिल सकते हैं? समीरा ने कहा। उसकी आवाज में जो अर्जेंसी थी उसे सुनकर नेहा समझ गई थी कि वो उससे क्या क्या जानना चाहती थी, लेकिन नेहा इसके लिए तैयार नहीं थी। नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत काम है, हम फिर कभी मिलते हैं समीरा, नेहा ने कहा। आदित्य ने उसे इस मैटर से दूर रहने के लिए कहा था, इसलिए वो अननेसेसरी इन सब में नहीं पड़ना चाहती थी। नहीं नेहा, मुझे तुमसे आज ही मिलना है, मैं तुम्हें जगह और टाइम टेक्स्ट करती हूँ, जिद भरी आवाज में कहकर समीरा ने फोन कट कर दिया। वो इतनी अथॉरिटी से उसे बुला रही थी कि उसके जवाब के लिए भी उसे वेट नहीं किया, लेकिन नेहा अपने आप में क्लियर थी। उसे वैसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना था, इसलिए वो आज तो किसी भी हाल में उससे नहीं मिल सकती थी। दिन ढलते ही वो पीहू को स्कूल से पिक करने के लिए रेडी हो गई थी। मरियम के बना करने के बाद भी नेहा आज खुद पीहू को पिक करना चाहती थी। ऐसे मौके उसे बड़े कम मिलते थे, इसलिए वो इसे गंवाना नहीं चाहती थी। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और आज खुद ड्राइव करके जाने का सोचा। पर मैडम, मैं चलता हूँ ना, आप क्यों परेशान होती हैं? ड्राइवर ने कहा। राम सिंह, आज आप आराम करिए, मैं पीहू को लेकर आती हूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं खुद ड्राइव किए, और मैं स्कूल के बाद पीहू को उसके फेवरेट आइसक्रीम कॉर्नर ले जाना चाहती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं देख लूंगी, नेहा ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आज नेहा पीहू के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती थी। गाड़ी में घूमना चाहती थी, मजे करना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे वो मुंबई में किया करते थे, जब उनकी अपनी अलग एक दुनिया थी। मरियम और ड्राइवर को समझाने के बाद नेहा गाड़ी लेकर पीहू के स्कूल की तरफ निकल पड़ी। पीहू के स्कूल की छुट्टी होने ही वाली थी और मेन रोड से बहुत ट्रैफिक था, इसलिए नेहा ने शॉर्टकट के लिए बाईपास रोड वाला रास्ता चुना। पेड़ से घिरा हुआ ये रास्ता अक्सर सुनसान रहता था और यहाँ आने जाने वालों की संख्या भी कम होती थी। नेहा गाड़ी में बजते हुए गानों को एंजॉय करके मस्त मगन चल ही रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। सिट, ये क्या हो गया? नेहा के मुंह से निकला। वो बार बार गाड़ी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। कुछ देर ट्राई करने के बाद उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आकर किसी से हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ओफो,
ये क्या मुसीबत हो गई? वहाँ पीहू मेरा वेट कर रही होगी। क्या करूं? नेहा खुद से ही कह रही थी और यहाँ से निकलने के रास्ते ढूंढ रही थी। उसने कैब बुक करने के लिए अपना फोन निकाला तो इस एरिया में न नेटवर्क आ रहा था न इंटरनेट चल रहा था। ऐसे में वो किसी से फोन पर के मदद भी नहीं मांग सकती थी। धीरे धीरे उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब उसके पास किसी के इस रास्ते से गुजरने का वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर तक जब वहां कोई नहीं आया तो उसने खुद अपनी गाड़ी का बोनेट खोल के देखने की कोशिश की कि उसमें क्या दिक्कत हो रही है। तभी एक पेड़ के पीछे छुपे काले कपड़े और काले मास्क पहने हट्ठे कट्ठे लोग उसकी तरफ आ रहे थे। बड़े हल्के कदमों के साथ वो धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ रहे थे, जिसका आभास बोनेट को ध्यान से देख रही नेहा को नहीं था। तीनों आदमी जैसे ही उसके पीछे आकर खड़े हुए, नेहा को शक हुआ और पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। हेल्प के लिए वो चिल्ला सकती थी, उससे पहले उन आदमियों ने उसके मुंह पर एक कपड़ा रख दिया जिसमें केमिकल के कारण नेहा बेहोश हो गई थी। चल चल चल, नेहा के होश खोते ही एक आदमी ने चिल्लाते हुए अपने साथियों को इशारा किया। सबने मिलकर नेहा को एक जीप के अंदर डाला और वहां से भाग निकले। यहाँ पीहू के स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सारे बच्चे वहां से निकल चुके थे, लेकिन पीहू अभी भी किसी का वेट कर रही थी। उसे पता था कि नेहा और आदित्य ना सही, लेकिन मरियम उसे लेने जरूर आएगी। लेकिन जब छुट्टी को आधा घंटा बीत गया तब एडमिनिस्ट्रेशन को पीहू के घर पर कॉल करना पड़ा। हेलो, पीहूज हाउस, हम उसके स्कूल से बोल रहे हैं। उसे लेने के लिए अभी तक कोई आया नहीं है। शी इज वेटिंग। स्कूल के एडमिन ने फोन पर मरियम को बताया। ये सुनकर मरियम कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। नेहा तो काफी देर पहले ही घर से निकल गई थी। सर, हर मदर इज कमिंग। शी मस्ट बी ऑन हर वे। मैं पूछ कर बताती हूँ कितना समय लगेगा। मरियम ने यह कहते ही फोन रखा और तुरंत नेहा को कॉल किया, लेकिन नेहा का फोन नंबर नहीं लग रहा था। बार बार ट्राई करने के बाद भी उसका नंबर अनरीचेबल ही आ रहा था। 15 मिनट वेट करने के बाद मरियम ने खुद स्कूल में फोन करके पूछा, लेकिन नेहा अब भी वहां नहीं पहुंची थी। मरियम अब बहुत बेचैन हो गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सबसे पहले वो पीहू को पिक करने के लिए स्कूल निकल गई। नेहा ने अपनी आंखें खोलनी शुरू की तो उसे पता चला कि वो एक ऐसे कमरे में है जहां ज्यादा रोशनी नहीं है। वो बैठी तो एक कुर्सी पर थी, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके आसपास कुछ अनजान चेहरे खड़े थे और उसके ठीक सामने बैठा था एक आदमी जिसके हाथ में सिगरेट थी। सबको देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके ही उठने का इंतजार कर रहे थे। नेहा उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी और समझ चुकी थी कि उसके साथ किसी ने बहुत बड़ा खेल खेला था। उसने हड़बड़ाहट में अपने हाथों को फ्री करने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? किसी से कोई जवाब न मिलने पर नेहा ने एक बार फिर पूछा, बोलो कुछ, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? लेकिन चिल्लाते हुए आवाज से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके सामने बैठे व्यक्ति ने कस लेते हुए नेहा को सर से पैर तक घूर कर देखा और बेफिक्रे अंदाज में कहा, अब तुम्हें इतनी मेहनत से यहाँ तक लाए हैं तो उसका कोई न कोई रीजन तो होगा ही, और वो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। लेकिन जरा शांति रखो, यहाँ ज्यादा चिल्लाना चिखना अलाउड नहीं है। ये बिक्की की प्रॉपर्टी है और यहाँ कौन कौन कैसे बात करेगा वो सब बिक्की डिसाइड करता है। लेकिन फिलहाल के लिए तुम इतना जान लो कि तुम अब इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। जो ये बोल रहा था उसका नाम बिक्की था। 35 साल का बिक्की फन क्लब का ऑनर था। ये क्लब अपने कस्टो मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करने के नाम से जाना जाता था। इस क्लब का नाम दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी फेमस था। बिक्की अपने एम्प्लॉयज को या तो खरीदता था या फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था।
इस क्लब में काम करवाने के बाद बिक्की अपने एम्प्लॉयज यानी यहाँ काम कर रही लड़कियों को अच्छे दामों में बाहर बेच देता था। नेहा उस आदमी की बातों को सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उन सब पर गुस्सा आ रहा था जिन्होंने उसे बंदी बनाकर रखा था। ये कोई मजाक है क्या? तुम किसी को भी उठाकर ले आओगे और उसे जाने नहीं दोगे क्या? तुमने खुद को क्या समझ रखा है? हाँ, अभी के अभी मेरे हाथ खोलो, नेहा ने गुस्से में कहा। मुझे नहीं पता तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो, पर यह बिल्कुल ठीक नहीं है। जस्ट ओपन माई हैंड्स, उसने कहा। मैंने कहा ना, आवाज नीचे। मैं जब तक आराम से बात कर रहा हूँ तब तक ठीक है, लेकिन अगर तुमने अपनी आवाज धीरे नहीं की तो फिर जो होगा उसके लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगी। तुम उसे छीनना चाहती हो जिसे मैंने पैसों से खरीदा है, बिक्की ने इस बार गुस्से में कहा। व्हाट? क्या खरीदा है? इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो? तुम साफ साफ बोलो। नेहा इस बार बहुत एंजाइटी हो गई थी। बिक्की ने उसकी बेचैनी को देखते हुए अपने असिस्टेंट से यहाँ के बारे में बताने के बारे में बोला। सो नेहा, तुम्हारे लिए इस क्लब के ऑनर यानी हमारे बिक्की सर ने बहुत पैसे दिए हैं। मिस्टर दिनेश त्रिपाठी ने तुम्हें हमारे हवाले करने के बदले में हमें लाखों रुपए दिए हैं, इसलिए अब तुम पूरी तरह से इस फन क्लब की प्रॉपर्टी हो। तुम्हारी मर्जी अब तुम्हारी नहीं, इस क्लब की है, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ से जाने का कोई हक नहीं है, असिस्टेंट ने नेहा को बड़ी कैजुअली बताया। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सामान को बेचने खरीदने की बात कर रही थी। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पर। उसके खुद के पिता ने उसे इनके हवाले कर दिया था, पर क्यों और कैसे? उनका तो अब कोई हक भी नहीं था नेहा पर, तो फिर यह सब कैसे हो गया? कुछ सेकंड के लिए वो इतनी ब्लैंक हो गई कि उसे बोला भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी हिम्मत बांधी और फिर कहा, ये सब क्या बकवास है? जिस आदमी ने मेरे नाम पर तुमसे पैसे लिए हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनसे। जाने दो मुझे यहाँ से। उसकी फैमिली इतना सब कुछ कर चुकी थी उसके साथ कि नेहा ने कब का उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। नो मोर ड्रामा। तुम लोगों के बीच क्या था क्या नहीं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तुम जैसे सुंदर चीज को खरीदने के पैसे दिए हैं और इस सौदे से तुम पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। बिक्की ने ये कहते हुए अपनी आंखों से ही नेहा के शरीर का चक्कर लगा लिया था। उसकी गंदी नजरें साफ साफ बता रही थी कि वो किस हक की बात कर रहा था। तुम सब पागल हो चुके हो, ये इलीगल है, पता है न तुम्हें? मैं कोई साबुन नहीं हूँ जो तुमने किसी के भी बेचने से खरीद लिया है। स्टूपिड, पुलिस को पता चला ना तो तुम सब के सब अंदर जाओगे, समझे? छोड़ो मुझे, नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ ये जानकर कि उसे यहाँ लाने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का पिता था। उसे आदत हो गई थी उन्हें और ज्यादा गिरते हुए देखने की। फिक्र उसे सिर्फ इस बात की थी कि वो यहाँ से अब निकलेगी कैसे। पुअर गर्ल, इसे तो ये भी नहीं पता कि इस फन क्लब के रूल्स के ऊपर कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये फालतू की धमकी अपने पास रखो और चुपचाप मेरी बात मान लो, बिक्की ने धमकी भरी टोन में कहा। यहाँ नेहा के स्कूल न पहुँचने की खबर सुनकर मरियम परेशान तो थी, लेकिन सबसे पहले उसे पीहू को स्कूल से पिक करना था। घर से निकलते वक्त उसने आदित्य को कॉल किया। इम्पोर्टेंट मीटिंग में होने के कारण 1-2 बार तो उसने कॉल को अवॉइड किया, लेकिन बार बार उनका फोन आता हुआ देखकर आदित्य ने बात की। मरियम ने लड़खड़ाती हुई आवाज में आदित्य को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि नेहा को निकले 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो स्कूल नहीं पहुंची है। नेहा के गायब होने की बात सुनकर आदित्य के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसने अपने सामने रखे लैपटॉप को बंद किया और अपने सामने बैठे इन्वेस्टर से कहा, आई एम सो सॉरी, इस मीटिंग को हमें यही रोकना होगा। दिस इज अर्जेंट। बट सर,
मयंक आदित्य से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन आदित्य ने किसी को इतना समय ही नहीं दिया। अपना फोन उठाकर बड़ी तेजी से वो बाहर निकल गया। मयंक के साथ सभी इन्वेस्टर्स और बाकी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। आज तक आदित्य किसी भी मीटिंग को कभी भी ऐसे बीच में छोड़कर नहीं भागा था। सबको अंदाजा हो गया था कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर था शायद। यहाँ आदित्य ने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को जल्द से जल्द घर चलने के लिए कहा। उसके चेहरे से टेंशन और पैनिक में निकलता पसीना देखकर ड्राइवर भी घबरा गया था। उसे कभी भी आदित्य को ऐसे बिहेव करते नहीं देखा था। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों न हो, हमेशा वो चिल मोड में ही उसे डील करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं था। रास्ते में उसने कई बार नेहा को फोन करने का ट्राई किया, लेकिन उसका फोन अब बंद आ रहा था। ऐसे कैसे गायब हो सकती है वो? नहीं, कुछ तो बहुत गलत हुआ है उसके साथ। पर कौन है इन सब के पीछे? अगर इस बार भी उसकी फैमिली इन्वॉल्व है तो? आदित्य मन ही मन सोच रहा था। घर पहुंचते ही वो दौड़ते हुए अंदर आया और मरियम से पूछा, क्या हुआ है आंटी? ऐसे कैसे नेहा का कुछ पता नहीं चल रहा? उसका फोन भी बंद आ रहा है। कब निकली थी वो यहाँ से? आदित्य ने एक के बाद एक सवाल दागने शुरू किए। नेहा को ढूंढने के लिए उसे हर एक पहलू को अच्छे से समझना था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। वो पीहू को लेने के लिए 3 बजे यहाँ से निकली, लेकिन 5 बजे तक स्कूल ही नहीं पहुंची। मुझे तो लगा कि ये लोग स्कूल से निकल गए होंगे, लेकिन फिर स्कूल वालों का फोन आया और पता चला कि पीहू अब भी वेट कर रही है और आज उनके साथ कोई ड्राइवर भी नहीं गया। वो खुद अकेले गई थी ड्राइव करके, मरियम ने बताया। ये सुनकर आदित्य अपने गुस्से को संभाल ही नहीं पाया। व्हाट? ड्राइवर नहीं गया मतलब? पर क्यों? यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप लोगों ने उसे अकेले जाने क्यों दिया? इन ड्राइवर्स को आराम करने की सैलरी नहीं मिलती है। सर, हमने तो कहा था, मैडम ही जिद पर अड़ी थी कि आज वो अकेले जाएंगे। राम सिंह ने आदित्य के सामने सर झुकाकर कहा। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आदित्य ने एक गहरी सांस ली और अपने गार्ड्स को बुलाया। अभी के अभी पता करो नेहा किस तरफ गई थी, किससे मिल सकती थी। उसके दोस्त, उसके कॉलेज, सबसे पूछो और देखो क्या लीड मिलती है। आदित्य ने इंस्ट्रक्शन दिए। पिछली बार जो नेहा के साथ होने वाला था, उस बात के ख्याल से भी आदित्य कांप उठता था, इसलिए वो किसी भी हाल में ज्यादा देर नहीं कर सकता था। इस अफरा तफरी को देखकर पीहू समझ गई थी कि उसकी बड़ी सेफ नहीं है। भागते हुए आकर वो आदित्य के हाथों से लिपट गई और फिर बोली, डैड, बड़ी ठीक तो होगी ना? कहाँ चली गई वो? वापस आ जाएगी ना वो? उसकी आवाज और छोटी आंखों में भरे आंसू देखकर मरियम और आदित्य दोनों इमोशनल हो गए थे। आदित्य ने अपने दोनों हाथों से उठाकर उसे अपनी गोद में बैठाया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आपकी बड़ी जल्दी मिल जाएंगी, डैड उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे, ट्रस्ट मी। ये कहकर आदित्य पीहू के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल तो ले आया था, लेकिन हर बीतते सेकेंड के साथ उसकी चिंता और घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर नेहा के कॉन्टेक्ट्स के बारे में पता करने की कोशिश की और सबसे पहले उसे ख्याल आया उसके ऑफिस में रोहन का। उसने बिना देरी किए झट से उसे फोन मिला दिया। हेलो, कौन? रोहन ने अननोन नंबर को देखते ही फोन उठाकर कहा, ये सब छोड़ो, ये बताओ नेहा कहाँ है? आदित्य ने सीधे पूछा। नेहा का सुनते ही रोहन सोच में पड़ गया। एक अनजान आदमी नेहा के बारे में उससे क्यों पूछ रहा था? मुझे नहीं पता, एक्चुअली आज वो ऑफिस नहीं आई और मेरी कोई बात भी नहीं हुई है उनसे। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? रोहन ने बड़ी फिक्र में पूछा। आदित्य के पास इस वक्त उसे समझाने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने फोन रख दिया और अगली लीड के बारे में सोचने लगा। वो रिया को लेकर हॉस्पिटल आया हुआ था और वहां से निकल नहीं सकता था, लेकिन वो ये समझ गया था कि गड़बड़ तो जरूर है। यहाँ कुछ देर की भाग दौड़ के बाद आदित्य के आदमी ने आकर उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर आदित्य भड़क गया था। क्या
समीरा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। पर क्यों? उसने अपने आदमी से पूछा। ये तो नहीं पता सर, लेकिन वो आज नेहा मैडम से मिलना चाहती थी। नेहा मैडम ने उन्हें मना भी किया, लेकिन समीरा मैडम जिद पर अड़ी रही और फिर फोन कट कर दिया। उस आदमी ने बताया, ड्राइवर गाड़ी निकालो, अभी के अभी समीरा के घर चलो। आदित्य ने तेज आवाज में कहा। वो नहीं जानता था कि नेहा के गायब होने से समीरा का क्या रिलेशन था, लेकिन वो किसी भी लिंक को जाया नहीं करना चाहता था। आज नेहा के मामले में वो किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता था। कुछ ही देर के बाद आदित्य की गाड़ी समीरा के बंगले के आगे जाकर रुक गई। समीरा को जैसे ही पता चला कि इतनी रात गए वहां आदित्य आया है, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो दौड़ते हुए उसका स्वागत करने के लिए गेट पर पहुंची, लेकिन आदित्य के गुस्से से भरा चेहरा देखकर वो हैरान हो गई थी। आदित्य, तुम आओ ना, अंदर आओ, समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। नॉट नाउ। क्या नेहा तुम्हारे साथ है? आदित्य ने सीधा सवाल पूछ लिया था। नेहा का नाम सुनते ही समीरा का चमकता हुआ चेहरा पीला पड़ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य की जुबान पर हर वक्त नेहा का नाम कैसे रह सकता था। क्या तुम यहाँ इतनी देर रात उसके लिए आए हो? समीरा ने पूछा। समीरा, इन सब बातों का समय नहीं है अभी। देखो, अगर नेहा तुम्हारे साथ है तो उसे अभी के अभी वापस भेज दो, आदित्य ने कहा। क्या आदित्य ढूंढ पाएगा नेहा को? क्या समीरा पर उसका शक ले जाएगा उसे सही दिशा में? क्या समीरा का नेहा से मिलने के पीछे कोई खास मकसद था? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, ओनली वन यूट्यूब चैनल अन्वय उपाध्याय पर।